नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर सरकार का खाका पेश किया। पीएम ने कहा कि ऊर्जा उपभोग में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को दुगने से अधिक किया जाएगा। इसके लिए पूरे देश को एक गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों और उद्योगों को किफायती ईंधन मिल सके। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है। यह 29 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल को खत्म होगा। बता दें कि संसद के बजट सत्र को 2 हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। कोरोना टीके का इंतजार खत्म होने वाला है। मकर संक्रांति पर टीकाकरण शुरू हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह संकेत दिया है। मंत्रालय ने कहा कि 14 जनवरी से देश भर में एक साथ पहला वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। आखिरी निर्णय सरकार को लेना है। टीके का भंडारण करने के लिए देश में 4 प्राइमरी स्टोर और 37 राज्य स्तरीय केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को कोविन वेबसाइट पर पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रही थी, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन शामिल नहीं होंगे। कोरोना वायरस के नए रूप स्ट्रेन से पैदा हुए संकट को देखते हुए उन्होंने भारत दौरा रद्द कर दिया है। जॉनसन ने पीएम मोदी से बात करके इस पर खेद प्रकट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 8 सॉफ्टवेयर ऐप से लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें वीचैट पे और चैकमा के एंड ग्रुप का अलीपे शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इनके जरिए उपयोगकर्ताओं का डाटा चीन की सरकार तक पहुंच जाता है। बर्ड फ्लू को लेकर केरल ने आपदा घोषित कर दी है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसका कहर जारी है। गुजरात में भी बर्ड फ्लू का खतरा बना है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। कई जगहों पर ओले भी पड़े। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी तेज हो जाएगी। वहीं बारिश से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह लोग जाम में फंसे रहे। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने व तूफानी हवाओं के बीच अच्छी बारिश हुई है। ओले गिरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि ओले फसल के ठीक नहीं होते हैं, इससे फसलों का नुकसान पहुंचता है। उत्तर भारत में ऊंचे पहाड़ों पर जमकर हिमपात हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। घाटी का संपर्क लगातार तीसरे दिन देश के अन्य हिस्सों से कटा रहा। करीब 4500 गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर फंस गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए। उत्तराखंड के डीडी हाट इलाके में तापमान नीचे गिरने से नालों में पानी जम गया है। मुनस्यारी, धारचूला समेत कई जगहों पर जमकर बर्फबारी दर्ज की गई है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है एलओसी पर चीनी सेना की एकतरफा और भड़काऊ कार्रवाई का भारतीय सेना ने ठोस जवाब दिया है। मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना द्वारा गैर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल की भी बात स्वीकार की। केंद्र सरकार वायुसेना के लिए 56 विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। यह सौदा $2.5 अरब में किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला समझौता है, जिसमें 2 निजी कंपनियों की भागीदारी है। एयरवेस C295 नामक 16 विमान खरीदे जाएंगे। वायुसेना एयरबस कंपनी के साथ मिलकर 40 विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में करेगी। विमान खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही करार पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सरकार वायुसेना के एवरो विमान की जगह C295 विमान लाने जा रही है। रूस के S-400 खरीद सौदे पर अमेरिका के दबाव में भारत नहीं आएगा।
CRS रिपोर्ट और प्रतिबंध की धमकी को भारत तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बता दें कि रूस का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूदा समय में दुनिया में सबसे अच्छा बताया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। कमेटी ने कहा कि सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व समेत अन्य शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया जाएगा। बारिश और ओलावृष्टि के बीच 42वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन स्थल पर कृत्रिम टेंट बनाए जा रहे हैं जिससे किसानों को बारिश से बचाया जा सके। वहीं सड़क किनारे कई ट्रकों को भी किसानों ने आशियाना बना लिया है। किसान ईस्टर्न पेरिफेरल वे से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। किसान किसी भी बॉर्डर और रास्ते से राजधानी में घुस सकते हैं। खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को इनपुट्स दिए हैं। इसके बाद दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान की ओर से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों ने NH8 को जाम करने की बात कही है। इससे देखते हुए रजोकरी और कापड़सेड़ा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई है। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि सरकार किसानों से चर्चा करने का नाटक कर रही है। 8 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला है। सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के ऐलान से सरकार ने राहत की सांस ली है। किसानों ने कहा कि 6 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च टाल दिया गया है। यह फैसला खराब मौसम की वजह से लिया गया। अब इस पर 7 जनवरी को बैठक होगी। ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। वायरस के खतरे को बढ़ता देख चांसलर एंजेला मार्केल ने बयान जारी किया है। मार्केल ने कहा कि संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त और नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने चीन के रवैये पर निराशा जताई है। कोरोना की उत्पत्ति के जांच के लिए चीन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की अपने यहां आने की अनुमति नहीं दे रहा है। बता दें कि अमेरिका समेत कई देश कोरोना के लिए चीन का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत में 6 महीने से अधिक समय बाद एक दिन में कम से कम कोरोना के केस सामने आए हैं। इनकी संख्या 16,375 बताई गई है। इन आंकड़ों के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,56,844 हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। दोनों संस्थानों ने कहा कि वह दोनों भारत और विश्व स्तर पर कोरोना टीकों के लिए एक साथ काम करेंगे। इस दौरान विकास, विनिर्माण और आपूर्ति को लेकर साझा कदम उठाएंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में जल्द ही यात्रियों को फिल्म, वीडियो, सीरियल देखने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा की शुरुआत सेंट्रल रेलवे करेगा। इस सुविधा से यात्रियों को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप की मदद से फिल्म और धारावाहिकों को देखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बघेल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की थी। केंद्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर राजीव गांधी न्याय योजना में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा केंद्र चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, राज्य में राजीव गांधी न्याय योजना बंद नहीं होगी। भाजपा MSP को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। किम जोंग उन ने 5 साल में पहली बार सत्ताधारी पार्टी के कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। नीतिगत विफलताओं के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 2016 में 36 साल बाद बैठक की गई थी। किंग ने बैठक से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। NCB ने अब उनकी बहन कोमल रामपाल को सम्मन भेजा है। उन्हें आज तलब किया गया है। ड्रग्स केस में कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणियां काम नहीं करती, आर्थिक योगदान नहीं देती। यह सोच गलत है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। बता दें कि एक महिला ने दुर्घटना बीमा के लिए 22 लाख का मुआवजा मांगा था।
बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि वादी महिला है, ऐसे में उसे कम मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकारी तेल कंपनियों के ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। 29 दिन बाद कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। आज डीजल की कीमत में 25 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत भी 24 पैसे से 26 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति लागू करने को कहा है। इससे बच्चों के बस्ते का वजन कम किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारी बैग से छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य योजना का कार्ड लेने के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद कतार में खड़ी हो गई। वे अपना कार्ड लेने के लिए कोलकाता नगर निगम के वितरण केंद्र जय हिंद भवन पहुंची। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य साथी अहम योजना है। यह हर परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर मुहैया कराती है। सीएम ममता बनर्जी के स्वास्थ्य कार्ड लेने को लेकर बांग्ला भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुद्ध ड्रामा करने में लगी हैं। उन्हें प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करती। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 113 अंक चढ़कर 48,550 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 38 अंक बढ़कर 14,238 पर पहुंच गया। ओएनजीसी का शेयर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। केरल और कर्नाटक ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के पूर्ण होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही इसे जनता के लिए समर्पित करने को ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं केंद्र ने 3,000 करोड़ रुपए की भविष्यवाणी योजना को एक अच्छी मिसाल बताया है। ममता सरकार से एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने सीएम ममता को अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में 20 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इन सभी को राजनयिक सामान के जरिए 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का आरोपी बनाया है। इसकी कीमत करीब 14.82 करोड़ रुपए बताई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर को लेकर एबेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को आदेश दिया है कि 1 सदी से अधिक पुराने उस हिंदू मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसे पिछले हफ्ते खैबर प्रांत में भीड़ ने तोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी उठानी पड़ी है। सऊदी अरब ने कतर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब ने कहा कि कतर के साथ बरसों से चले आ रहे कूटनीतिक संकट को खत्म किया जाता है। इसके बाद कतर के अमीर सऊदी अरब पहुंचे। यहां सऊदी के क्राउन प्रिंस ने उनका गला लगाकर स्वागत किया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इनकी वजह से माहौल बिगड़ सकता था। मुंबई में एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई की। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने में छूट दे दी गई। बता दें कि कोर्ट ने प्रज्ञा को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन प्रज्ञा बीमारी का हवाला देकर पेश नहीं हुई थी। योगी सरकार आज से किसान कल्याण मिशन शुरू करने जा रही है। इसके जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने की मुहिम शुरू करेगा। अब अगले 3 सप्ताह तक हर बुधवार को ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें रोल मॉडल के रूप में चयनित 100 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथिरिया ने गौ विज्ञान परीक्षा कराने की घोषणा की है। कथेरिया ने कहा कि गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज स्तर के छात्र और आम लोग भाग ले सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। मुंबई पुलिस ने उद्योगपति रतन टाटा की कार का नंबर इस्तेमाल करने वाली महिला के खिलाफ धारा 420 और 465 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि महिला की कार पर रतन टाटा की कार का नंबर प्लेट लगा था। यह नंबर उसके ज्योतिषी ने बताया था।
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए गुरुवार को मैदान में उतरेगी। उस दौरान सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा उतर सकते हैं। वह मयंक अग्रवाल की जगह आ सकते हैं, जबकि चोटिल उमेश यादव की जगह तीसरे तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को मेलबर्न में अभ्यास के दौरान कलाई में चोट लग गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि राहुल की कलाई में गहरी चोट लगी है, इसलिए वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बैंकॉक के टूर्नामेंटों से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपने ट्रेनर और फिजियो से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसकी इजाज़त देने की मांग विश्व बैडमिंटन महासंघ से की है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।